हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको एक दूसरा पाठ बल तथा गति के नियम लेसन 9 आपको बता रही हूँ। ठीक है। बल तो आप सभी लोग जानते होंगे कि किसी भी वस्तु को खींचने या ढकेलने की क्रिया को बल लगाना कहते हैं। अर्थात बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था या गति की अवस्था को परिवर्तित करता है। ठीक है। अब देखिए, बल के प्रभाव क्या होता है कि बल लगाने से हमारी वस्तु क्या है, गतिमान हो जाती है। मान लीजिए कि एक समतल पर कोई वस्तु या गेंद रख दें, उसे ना छेड़े तो वो वहीं पड़ी रहती है। यदि थोड़ा सा धक्का दे देते हैं तो वो गतिशील हो जाती है, अर्थात वो विराम अवस्था से गति की अवस्था में बदल जाती है। फुटबॉल का खिलाड़ी खेल के मैदान में फुटबॉल को पैर से धक्का मारता है तो फुटबॉल गतिशील हो जाती है। इस प्रकार बल किसी स्थिर वस्तु पर बल लगाने से वस्तु क्या होती है, हमारी गतिमान हो जाती है। अब दूसरा है कि किसी गतिमान वस्तु पर उसकी गति की दिशा में ही बल लगाने से वस्तु की चाल बढ़ जाती है। ठीक, क्या मतलब, अगर हम किसी भी, ये गेंद है, इस पे अगर इधर से बल लगा रहे हैं तो ये चल, तो इसमें इसकी गति की दिशा इस डायरेक्शन में है, इसकी चाल में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। अगर बॉल की गति की दिशा इस डायरेक्शन में है और बल हमारा इसके उल्टी डायरेक्शन में लग रहा है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, खींचेंगे, जिससे उसकी चाल में क्या होगी, कमी आएगी। तीसरा, किसी भी, मान लो ये आपका है गति की प्रारंभिक दिशा और इस दिशा से बल लगा रहा है तो गति की चाल क्या मुड़ जाएगी, गति की दिशा क्या होगी, परिवर्तित हो जाएगी। अर्थात किसी गतिमान वस्तु पर, तीसरा है तो किसी गतिमान वस्तु पर गति की दिशा के विपरीत दिशा में बल लगाने पे वस्तु की चाल घटती है। इसका उदाहरण देखिए बच्चों, जब किसी गेंद को पृथ्वी तल से ऊपर फेंका जाता है तो चाल घटती है। वह कुछ समय ऊंचाई पर पहुंचकर एक क्षण के लिए रुक जाती है और गेंद की गति जो है वो हमारी क्या होती है, विपरीत होने के कारण ऊपर की ओर तथा पृथ्वी के बल की दिशा नीचे की ओर होने के कारण इस गेंद की चाल क्या है, घटती है। ठीक। अब क्या होता है कि चौथा, किसी चाल से गतिमान वस्तु पर गति की दिशा के लंबवत बल लगाया जाए तो वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक। अब देखिए, मतलब ये तो अभी आपने पढ़ा कि बल क्या होता है। बल हम किस किस डायरेक्शन में लगा सकते हैं, जिससे, और बल अलग अलग दिशाओं में लगाने से उसकी चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक। अब हमारे बल कितने प्रकार के होते हैं। बल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है संतुलित बल और दूसरा हमारा असंतुलित बल। संतुलित बल क्या होता है, हेलो, हाँ, अब देखिए संतुलित बल, जिसमें बल लगाने से, है ना, वस्तु विराम की अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। वो अर्थात वहाँ एक से अधिक बल उपस्थित रहते हैं जो एक दूसरे को क्या करते हैं, निरस्त कर देते हैं और उनका परिणामी बल शून्य होता है। यहाँ पे देखिए, एक मेज पे किताबें रखी हैं और ये तब तक रखी रहेगी जब तक कि हम इसको बल लगाकर इसको हटाएंगे नहीं। और भी आप किताबें रख सकते हैं। तो इस किताब के द्वारा मेज पे लगने वाला बल F और मेज पर पृथ्वी तल से ऊपर की ओर लगने वाला बल दोनों एक दूसरे के बराबर और विपरीत होते हैं, जिससे इसका परिणामी बल क्या होता है, शून्य होता है। इस प्रकार के बल को हम संतुलित बल कहते हैं। इसी प्रकार आप देखें, यहाँ पे ऐसे कई उदाहरण हैं जो कि बच्चों देखिए, आप यहाँ पे देखिए संतुलित बल। ठीक है, ये उदाहरण है, ये डोरी है, डोरी लटका रहे हैं, गेंद पे एक डोरी बांध दी, उसको लटका दिए, लटकी रहेगी और डोरी का तनाव बल ऊपर की ओर लगेगा और आकर्षण बल हमारा नीचे की ओर लगेगा। तो इसी प्रकार ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहाँ बल लगाने से वस्तु की विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन ना हो। उनमें से एक से अधिक बल उपस्थित रहते हैं जो एक दूसरे को उनका निरस्त कर देते हैं और उनका परिणामी बल क्या होता है, शून्य होता है। इस प्रकार के बलों को
हम संतुलित बल कहते हैं। अब असंतुलित बल देखिए क्या होता है, यदि वस्तु पर लगे बलों का परिणामी शून्य ना हो तो उन्हें असंतुलित बल कहते हैं। केवल एक बल सदा असंतुलित होता है। असंतुलित बल लगाने से वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। हेलो हाँ बच्चों, अब देखिए असंतुलित बल का एक उदाहरण, एक रस्साकसी है ना। रस्साकसी है में कुछ लोग एक रस्सी को, दोनों सिरों को कुछ आदमी खींच रहे हैं। एक साइड मान लीजिए 5 आदमी लगे, दूसरे साइड में 5 आदमी लगे। इस समय तो वो रस्सी खींच रही है तो आपका बैलेंस फोर्स लग रहा है। अब एक साइड मान लीजिए आपके एक ही आदमी हैं और मतलब उधर के एक डोर के सारे आदमी छोड़ दें और दूसरे ओर के ये बल आदमी सारे बल इस दिशा में खींच लें तो ये रस्सी क्या होगी, ये पीछे धड़ाम से क्या होंगे, गिर जाएंगे। तो रस्साकसी में कोई आदमी अचानक बल, एक तरफ का बल अगर छोड़ दे तो दूसरे तरफ का बल वाले लोग दूसरी तरफ जो बल लग रहा है वो उधर लोग पीछे गिर जाएंगे। इस प्रकार के बल को हम असंतुलित बल कहते हैं। अब देखिए, दो संतुलित बल लगाने के प्रभाव। किसी वस्तु पर लगे दो या दो से अधिक संतुलित बल वस्तु की विराम या गति की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करता। यदि दो संतुलित बल परिणाम में बराबर तथा दिशा में एक दूसरे के विपरीत हैं तो किसी वस्तु पे अगर वो बल आरोपित हो रहा हो तो पहला बल की आकृति में परिवर्तन हो सकता है, वस्तु के आकार, लंबाई, क्षेत्रफल में परिवर्तन हो सकता है, घूर्णन गति हो सकती है। मतलब कि अगर हम किसी वस्तु पे बल लगा रहे हैं, इस प्रकार के देखिए कि उदाहरण हमारे ढेर सारे, इसमें दो संतुलित बलों द्वारा आकृति परिवर्तन। इस गुब्बारे पे हम बल लगा रहे हैं तो ये हमारे दोनों बल, इससे इस साइड और इस साइड बल लगाने से इसकी क्या होगा, आकृति बदल रही है। ठीक है, इसी प्रकार ये स्प्रिंग है, इसके दो संतुलित बलों द्वारा इधर बल लग रहा है और आपका इधर बल लग रहा है तो दो असंतुलित बलों द्वारा आकार की लंबाई खींच रही ना, दोनों साइड बल लगाने पे स्प्रिंग क्या होगी, खींचेगी, अर्थात बल लगाने से इसकी लंबाई में परिवर्तन होगा। इसी प्रकार दो संतुलित बल घूर्णन, पहिया घूमता रहता है, कैसे घूमता रहता है, एक बल इसका ऊपर की ओर रहता है, एक नीचे की ओर, जो इसको एक दूसरे को घुमाने का प्रयास करता है, F1 बराबर F2। तो ये हमारे कौन से बल है, ये हमारे संतुलित बल के उदाहरण, इसके प्रभाव है। हेलो हाँ बच्चों, अब देखिए न्यूटन की गति का प्रथम नियम। न्यूटन की गति का आपका प्रथम नियम क्या है। ठीक, न्यूटन की गति का, हेलो हाँ बच्चों, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। प्रथम नियम था हमारा जड़त्व का नियम कहते हैं, जिसे गैलीलियो के जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम ये था कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विरामी अवस्था में बनी रहेगी, और गति की अवस्था में है तो वो गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। मतलब कोई भी वस्तु बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपनी विराम अवस्था या गति की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। ठीक, तो न्यूटन ने पहला नियम दिया, किसी वस्तु की विराम अवस्था एवं गति की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए वस्तु पे कोई बाह्य बल लगाना आवश्यक है। हेलो हाँ, ये देखिए बच्चों, आपका किताब का जड़ तथा द्रव्यमान। तो किसी भी वस्तु का जड़त्व जो है, वस्तु का वह गुण जड़त्व कहलाता है जिससे वो अपनी विराम अवस्था या गति की अवस्था को बनाए रखता है। सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है। क्या मतलब, अगर हम किसी पुस्तकों से भरे बक्स को धक्का देने की अपेक्षा अगर खाली बक्सों को धक्का देना आसान होता है। क्यों? क्योंकि उस भरे बक्से का द्रव्यमान अधिक होता है और खाली बक्से का द्रव्यमान हमारा कम होता है। इसलिए जो पुस्तकों से भरा बक्सा है उसका जड़त्व अधिक होगा और जो खाली बक्सा है उसका जड़त्व हमारा कम होगा। इसी प्रकार आप किसी बड़े पत्थर पर किक लगाएं तो हो सकता है वो ना खिसके, और ऐसे करते समय में चोट लग जाए। इसके बाद अगर मान लीजिए आप बड़े पत्थर को खिसकाती हैं तो वो आप नहीं खिसका पाती हैं क्योंकि उसका द्रव्यमान अधिक है।
उसको खिसकाने के लिए आपको अधिक बल चाहिए। परंतु अगर छोटे से पत्थर को आप फेंकती हैं तो वो बहुत दूर चला जाता है। मतलब कि छोटे से पत्थर को फेंकने उसका द्रव्यमान कम था, इसलिए वो हमारा गतिमान हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं कि वस्तुओं में स्वयं अपनी विराम अवस्था या गति की अवस्था को उसी प्रकार बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखिए। किसी वस्तु के जड़त्व की माप वस्तु के द्रव्यमान से की जाती है। ठीक है, अभी हमने बताया आपको, किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होता है उस वस्तु का गतिमान करने में या उसको गति करने में अधिक बल लगाना पड़ता है। ठीक, तो जड़त्व के उदाहरण हैं आपके। कार या गाड़ी में असावधानी से बैठे यात्री एकाएक तीव्र गति से गतिमान हो जाने के कारण पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। क्यों गिर पड़ते हैं? इसका उदाहरण हमने बताया कि यात्रियों के शरीर का निचला भाग तो गति करता रहता है, परंतु ऊपर वाला भाग विराम अवस्था में बना रहता है। इस प्रकार जब गाड़ी में अचानक जब चलती है तो आदमी जो है यात्री शरीर का ऊपरी भाग को पीछे की ओर धक्का लगता है। इसी प्रकार आप क्या करते हैं कि हथौड़े के हत्थे को पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर पटकने से हथौड़ा हत्थे में कस जाता है। क्या मतलब? इसका कारण ये है कि जब हम हथौड़े को ऊपर उठाकर पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर पटकते हैं तो हथौड़ा और हत्था दोनों गति की अवस्था में होते हैं। हत्था तो पृथ्वी के संपर्क में आते ही विराम अवस्था में आ जाता है, परंतु हथौड़ा गति के कारण जो है हथौड़ा ये जड़त्व के कारण गतिशील रहता है, जिसके फलस्वरूप वो नीचे आ जाता है और हत्थे में कस जाता है। हेलो, हाँ, अब देखिए बच्चों, आज हमने आपको नोट्स में तीनों नियम बताए हैं। न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या है कि पहला, जब किसी पिंड पर है ना विभिन्न परिमाण के बल लगाकर पिंड में अगर हम त्वरण उत्पन्न करते हैं तो ये त्वरण ए लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती हो। अनुक्रमानुपाती मतलब है कि अगर ए का मान एफ का मान बढ़ेगा, ए का मान भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। अगर हम त्वरण बढ़ाएंगे तो हमारा बल भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। इसको अनुक्रमानुपाती कहते हैं। दूसरा, जो त्वरण है ए, वो वस्तु के द्रव्यमान 1/m के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती उल्टा होता है। देखिए, उल्टा का मतलब अगर ए का मान बढ़ेगा तो m का मान अगर कम है, m का द्रव्यमान अगर कम होगा तो a अधिक होगा, अगर द्रव्यमान अधिक है तो a हमारा कम होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये a प्रोपोर्शनल f के हैं और a प्रोपोर्शनल 1/m के, इन दोनों को आप मिला दीजिए, a प्रोपोर्शनल हो जाएगा बच्चों f/m, या m को हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा f बराबर m × a। ठीक, तो गति का दूसरा नियम है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल F वस्तु के द्रव्यमान m तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यही हमारा न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। हेलो, हाँ, अब देखिए तीसरा नियम क्या है कि किसी भी वस्तु पे बल लगाने की जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पे बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाएगी, परंतु विपरीत दिशा में लगाएगी। ये हमारा न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। ठीक है, विपरीत दिशा में लगाती है। तो इसमें क्या होता है कि पहली वस्तु द्वारा लगाए गए बल को क्रियात्मक बल या क्रिया का बल और दूसरी वस्तु द्वारा लगाए गए बल को प्रतिक्रियात्मक बल या प्रतिक्रिया का बल कहते हैं। तो इस बल में न्यूटन के तीसरे नियम में है प्रत्येक क्रिया की एक समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बच्चों, ये देखिए, हमने यहाँ पे लिखा F1 बराबर -F2, मतलब एक बल F ऊपर की ओर लगेगा। मान लीजिए ये ऊपर की ओर लगा और ये बल हमारा नीचे की ओर लगा, तो दोनों एक दूसरे के बराबर है और विपरीत है। इस नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। उदाहरण देखिए, नीचे गिरती हुई किसी गेंद की चाल बढ़ती है क्योंकि गेंद पर पृथ्वी एक आकर्षण बल F नीचे की ओर लगाती है और इस बल की जो प्रतिक्रिया होगी गेंद का आकर्षण बल पृथ्वी की ऊपर की ओर आरोपित करता है। दोनों बल एक दूसरे के बराबर हैं परंतु विपरीत हैं।
इस प्रकार के जो बल लगा हमारा, कौन सा बल लगा? क्रिया प्रतिक्रिया का बल लगा। उसके उदाहरण देखिए, गोली छूटने पर बंदूक पीछे की ओर गति करती है। ठीक है, बंदूक से गोली जब छोड़ने पर बंदूक द्वारा गोली पर आगे की ओर जो बल लगाया जाता है उससे गोली आगे जाती है। इसकी प्रतिक्रिया के रूप में गोली द्वारा भी बंदूक पर बल लगता है, उतने ही बल से वो बंदूक को पीछे की ओर ढकेलती है। इस प्रकार इसमें कौन सा बल क्रिया प्रतिक्रिया का बल लगता है। रॉकेट की गति आपकी, आप जब नाव से कूदती हैं तो वो वाली गति है ना। जब आप नाव से कूदती हैं तो आप आगे कूदती हैं और नाव उसी बल से पीछे जाती है। घोड़े द्वारा गाड़ी खींचना, मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर चलना, ये सब बच्चों हमारे न्यूटन के तीसरे नियम के उदाहरण। तो आपने इस पार्ट में पूरा पढ़ा न्यूटन गति का तीसरा नियम। अब इसमें जो थोड़ा जो है ये पार्ट पूरा आपका कंप्लीट हुआ है। इसमें आपको बस एक बच्चा है, वो संवेग क्या होता है। संवेग हमने बताया था, किसी वस्तु के जो है द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। अगर ये देखिए, अगर किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल जितना अधिक होगा, वस्तु को रोकने के लिए उतना आवश्यक बल उतना ही अधिक होता है। अर्थात गतिमान वस्तु के एक विशेष लक्षण को परिभाषित किया गया, जिससे हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। संवेग बराबर m × v, ये आपका संवेग होता है। ओके बच्चों, थैंक यू। इसी पार्ट